गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम हिंदी का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। आज हम हिंदी में 10th क्लास की जो हमारी टेक्स्ट बुक है क्षितिज, उसमें से नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा जो है उसके पहले हम राइटर का नाम देखते हैं कि उसे लिखा किसने है। नेता, ये गद्य पार्ट है। गद्य पार्ट किसे कहते हैं? जो स्टोरी फॉर्म में होता है। नेताजी का चश्मा, ये हमारा चैप्टर का नाम है, नेताजी का चश्मा। तो इसमें जो इनके राइटर हैं वो हैं हमारे, उनका नाम है स्वयं प्रकाश। क्या नाम है उनका? स्वयं प्रकाश। ये इसके क्या है? लेखक है। किसके? नेताजी का चश्मा जो स्टोरी है हमारी हिंदी की बुक में, उसके राइटर कौन है? स्वयं प्रकाश जी। तो अब हम पहले क्या करेंगे, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम राइटर के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा, जो इन्होंने उपन्यास लिखे, इनकी जो कहानियां थी वो कौन कौन सी थी। उसके बाद हम इस स्टोरी पे आएंगे जो इन्हीं की लिखी हुई है। ठीक है, पहले हम इनकी जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो हम स्वयं प्रकाश जी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमारा जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा, उसके लेखक हैं। क्योंकि हमें कहानी को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में जानना जरूरी है। स्वयं प्रकाश, इनका जन्म, स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1947 इंदौर। इंदौर कहाँ पे है? इंदौर में इनका जन्म हुआ था, एमपी में, मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर में, एमपी में हुआ था। एमपी में मतलब मध्य प्रदेश में। अब हम इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इनके मेन हाइलाइट्स हैं। आप बुक में देखेंगे तो एक स्टोरी फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने इसे एक पॉइंट्स में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश की जिससे आपको इजी वे में समझ आए। ठीक है, तो हम शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या की थी? पढ़ाई की थी सबसे पहले, और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्या की थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने क्या किया था? औद्योगिक प्रतिष्ठान में, किसमें? औद्योगिक प्रतिष्ठान में इन्होंने अपनी नौकरी की थी। मतलब जो इन्होंने पढ़ाई कर ली थी उसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद इन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में जॉब की थी। जो कहाँ पे की थी? इन्होंने राजस्थान में की थी। इनका जो बचपन था, जो बचपन के कुछ क्षण जो ये हमारे साथ शेयर करते हैं, जो ये अपनी स्टोरीज में बताते हैं अक्सर, वो भी राजस्थान में है। तो हम ये कह सकते हैं जो राजस्थान था वो स्वयं प्रकाश जी के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी, बहुत स्पेशल जगह थी, जहाँ उनकी बहुत सी यादें थी, क्योंकि उन्होंने जॉब भी वहीं की थी और उनका जो बचपन है वो भी राजस्थान में ही बीता था। उसके बाद नौकरी, नौकरी के बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्वेच्छा से सेनानिवृत्ति में क्या किया था? स्वेच्छा से सेनानिवृत्ति करने के बाद इन्होंने भोपाल में ये रहने लगे। क्या करने लगे? सेनानिवृत्ति के बाद ही कहाँ रहने लगे? भोपाल में रहने लगे। स्वयं प्रकाश जी सेना क्या थे? सेना से निवृत्त, खुद ही वो निवृत्त हुए थे। उसके बाद वो कहाँ रहने लगे? भोपाल में रहने लगे। उसके बाद उनका जीवन कहाँ बीता? भोपाल में बीता। चलिए, ये इनकी शिक्षा थी कि इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद इनकी जो नौकरी थी, जो इनकी जॉब थी, वो इन्होंने कौन सी की थी? औद्योगिक प्रतिष्ठान में इनकी जॉब लगी थी, जो कहाँ पे? राजस्थान में थी। उसके बाद इन्होंने जब ये सेना से निवृत्त हुए थे, स्वयं निवृत्त हुए थे, उसके बाद ही भोपाल में रहने लगे थे। चलिए, इसके बाद हम इनकी कहानी, अब हम इनकी किसके बारे में पढ़ेंगे? इनकी कहानियों के बारे में, क्योंकि ये लेखक थे, ये कहानी उपन्यास ये लोग लिखते रहते थे। तो इनकी जो कहानियां थी, जो प्रसिद्ध कहानियां थी, सारी कहानियों की चर्चा तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां थी वो थी
सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा। एक दूसरी कहानी थी इनकी, आएंगे अच्छे दिन भी। क्या थी, आएंगे अच्छे दिन भी। ये इनकी स्टोरीज थी, ठीक है बच्चों, कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, और कौन सी थी, संधान। ये इनकी कहानियां थी, इनकी स्टोरी थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी। इसमें से जो हम पढ़ने वाले कौन सी है, नेताजी का चश्मा, वो भी इनके द्वारा रचित है। चलिए इसके बाद हम इनके उपन्यास पढ़ेंगे। कहानी हम देख चुके हैं इनकी, अब हम इनके उपन्यास के बारे में बात करते हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे जो चर्चित हैं। उपन्यास, इनका जो पहला है जो बहुत चर्चित है वो है बीच में विनय। बीच में विनय, बीच में विनय बहुत प्रसिद्ध क्या है, इनका उपन्यास है। उसके बाद चर्चित है, बहुत प्रसिद्ध है, और एक और है इनका ईंधन। ये दो चर्चित उपन्यास है, किसके, स्वयं प्रकाश जी के। इन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे ये लेखक थे तो पुरस्कार तो मिलते हैं इनकी कहानियों के लिए, इनके उपन्यास के लिए। तो हम इनके पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं, जो है पुरस्कार का नाम था बनमाली पुरस्कार। बनमाली पुरस्कार, ये जो पुरस्कार था इन्हें राजस्थान से ही मिला था। किसके लिए, साहित्य के लिए इन्हें ये बनमाली पुरस्कार दिया गया था, या हम कह सकते हैं बनमाली पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कहाँ पे, राजस्थान से, ठीक है। इसके बाद अब हम ये समझते हैं, ये जो स्टोरीज लिखते थे, मोस्टली स्टोरीज में इनका जो कंटेंट रहता था, या इनका जो माइंडसेट रहता था, ये कौन सी स्टोरीज को ज्यादा लिखना प्रेफर करते थे। वो थी हमारी पहली है वर्ग शोषण। वर्ग शोषण मतलब जो कास्ट हम करते थे ना, कास्ट शोषण जो था उस टाइम पे, वर्ग शोषण था इनका। दूसरा था संप्रदाय व लिंग। तीसरा था भेदभाव के खिलाफ, मतलब जो भेदभाव आप किसी में भी देख सकते थे उस टाइम पे, जो था ऊंची और नीची जाति में भी भेदभाव था, और हमारा जो लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता था काफी। पुरुष और स्त्रियों को क्या करते थे, समान लिंग समझते थे, उन्हें नीचा समझा जाता था, तो वो उस पे स्टोरीज को लिखना ज्यादा प्रेफर करते थे, उन्हें ये स्टोरीज लिखनी बहुत पसंद थी। चलिए अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, नेताजी का चश्मा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, नेताजी का चश्मा, जिसमें पहले आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी, ये बताऊंगी स्टोरी में क्या है, उसके बाद हम चैप्टर की रीडिंग लेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, नेताजी का चश्मा। अच्छा आप मुझे बताइए, ये कि जो नेताजी है वो हम किसे कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए किसका नाम होता है, नेताजी का इस्तेमाल करते हैं, नेताजी का चश्मा। चलिए अब हम स्टोरी में आपको समझाती हूँ, स्टोरी में क्या है थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम बुक से पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मे में क्या है, इसमें एक हवलदार है जिसे हालदार लिखा हुआ है। वो क्या करते हैं, एक कस्बे से हर 15 दिन में गुजरते हैं। उस कस्बे में वो जो भी चीजें देखते हैं उन्हें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं वहां की चीजें हम डेली देखते हैं। अब वहां कुछ नया हो, जैसे कोई मूर्ति बन जाए या कोई दुकान खुल जाए, कोई मॉल खुल जाए, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उसे देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा ही था उन हालदार साहब के साथ। वो क्या करते थे, उस कस्बे से हर रोज जाया करते थे। पर एक दिन उन्होंने देखा कि जो वहां पे काम करते थे, जो नगर पालिका थी उसमें, उस कस्बे में, वो क्या करते थे, वहां पे काम करते थे। कैसे, जैसे सड़कें पक्की करा देते थे, टॉयलेट्स बनवा देते थे, या फिर स्कूल में काम करवा देते थे, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ऐसा कुछ काम। उनके उस नगर पालिका के एक मेंबर ने क्या किया, ये सोचा कि क्यों ना हम सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति बनवाएं, ठीक है। तो ये चैप्टर वहीं से है। जब वो मूर्ति के बारे में सोचते हैं कि मूर्ति बनवानी है हमें, तो उनके पास क्या है, लागत भी कम है। लागत मतलब उनके पास जो पैसा है वो भी कम है और समय भी कम है। तो उन्हें दोनों चीजों को देखते हुए नेताजी के जो मूर्ति है उसे बनवाना है। अब हम देखेंगे वो मूर्ति कैसे बनती है, उसमें
क्या स्टोरी है ये, क्या बताना चाहते हैं, क्या नैतिक शिक्षा हमें देना चाहते हैं। हम चैप्टर को अब शुरू करते हैं। ये हमारी बुक है 10th क्लास की, इसका हम चैप्टर कौन सा, नेताजी का चश्मा पढ़ने वाले हैं। हम इसकी पहले रीडिंग लेंगे, उसके बाद मैं अब आपको समझाती हूँ कि कैसे नेताजी का चश्मा एक स्टोरी है और उसमें हमें क्या मोरल स्टोरी मिल रही है। ये कहते हैं नेताजी का चश्मा, जो हमारे चैप्टर की क्या है, नाम है, चैप्टर का नाम है। ये कहते हैं हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से या सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। मतलब वो हर 15 दिन में क्या करते थे, उन्हें काम के सिलसिले में, वो जो जॉब करते थे उसके सिलसिले में उन्हें उससे कस्बे से गुजरना पड़ता था। मतलब उस रास्ते से जाना पड़ता था, उस कस्बे से उन्हें निकलना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा क्या था, बहुत छोटा था। इसका मतलब ये कह रहा है कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके, जैसे सके वैसे कुछ ही मकान, जैसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। मतलब वहाँ पे जो पक्के मकान थे वो बहुत कम थे, और बाजारों में अगर हम देखें तो वहाँ सिर्फ एक बाजार था जिसे हम बाजार कह सकते हैं। जैसे हम मॉल देखते हैं, छोटी छोटी जो शॉप है उसे हम मॉल नहीं कह सकते ना, तो जो मॉल है वो काफी बड़ा है। तो वहाँ पे क्या था, जो बाजार थे, बाजार तो काफी थे वहाँ, पर जो बड़ा बाजार था जिसे हम बाजार कह सकते हैं वो क्या था, वो सिर्फ एक था उस कस्बे में। तो ये कहते हैं कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था। कस्बे में क्या क्या था बच्चों, एक लड़कों का स्कूल था, मतलब लड़कों के लिए स्कूल था, और एक लड़कियों के लिए स्कूल था, लड़कियों के लिए स्कूल था। ये उस कस्बे के बारे में बता रहे हैं जहां से हालदार साहब हर रोज हर 15 दिन में उन्हें गुजरना पड़ता था। वो क्या क्या चीजें नोटिस करते थे। वहां पे क्या था, एक लड़कों के लिए स्कूल था, एक लड़कियों के लिए स्कूल था, और ये कहते हैं वहां पे एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। क्या था, सीमेंट का कारखाना, वो भी क्या था, छोटा था। और क्या था उस कस्बे में, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। कौन से थे, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। अभी आप देखिए, आप इमेजिन करिए कि जो हमारा कस्बा था वो कैसा दिखता होगा। क्या क्या थे वहां पे, लड़कों के लिए एक स्कूल था, लड़कियों के लिए एक स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा कारखाना था, और 2 एयर सिनेमा घर वहां पे थे। और क्या था वहां पे, और वहां एक नगर पालिका थी। जो स्टोरी है वो इस नगर पालिका पे ही बेस है। वहां पे क्या थी, एक नगर पालिका थी जो क्या करती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। इसमें क्या था, नगर पालिका क्या करवाती थी उस कस्बे में, कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दे, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्या टॉयलेट जो बने रहते हैं बाहर, ठीक है। कभी उन्होंने क्या किया, सड़क पक्की करवा देते थे, कभी पेशाब घर बनवा देते थे, कभी कबूतरों की छत बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया, ठीक है, जिससे लोग एंटरटेन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी नगर पालिका के, मतलब ये जो नगर पालिका थी जो सड़क पक्की करा रही थी और स्कूल में सब जगह काम करा रही थी, इसी के एक हम कह सकते हैं उत्साही बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया, एक शहर के मुख्य बाजार में, एक बार शहर के जो शहर था जिसे हम कस्बा पढ़ रहे हैं, शहर के मुख्य बाजार में जो बड़ा मार्केट था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वहां पे एक ही था जिसे हम बाजार कह सकते थे, उसके बीच में क्या किया था, चौराहे पर, उसके मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा मतलब मूर्ति, उन्होंने क्या किया था, जो नगर पालिका के एक मेंबर थे, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया था, जो शहर है हमारा उसके बाजार के एक चौराहे पे क्या किया, मूर्ति बनवा दी, किनकी, सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है। वो किस चीज की बनवाई थी, संगमरमर की वो मूर्ति थी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में ही है, जैसे मैंने आपको बताया था ये कहानी किस पे बेस है, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पे बेस है। अब आप मुझे पहले ये बताइए कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति तैयार हुई थी वो किस चीज से हुई थी, कौन से पत्थर से हुई थी, संगमरमर के पत्थर से। सेकेंड पैराग्राफ में है, पूरी बात तो अब पता नहीं, मतलब अब हमें पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन लगता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने के कारण अच्छी मूर्ति की लागत किसे कहते हैं, जो मनी, जो पैसा उस पर लग रहा है, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय चिट्ठी पात्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों
में किसी स्थानीय कलाकार मतलब जो वहाँ का हम कह देते हैं कि देसी है ना, स्थानीय कलाकार क्या था, स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया होगा, क्योंकि उनके पास समय भी कम था, पैसा भी कम था, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम किसी स्थानीय कलाकार को ये काम दें। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के जो लास्ट में इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने सोचा कि हम किसी को देंगे काम, किसी कलाकार को देंगे, स्थानीय कलाकार को देंगे, लेकिन लास्ट में इन्होंने इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल, मतलब उनका जो नाम है वो है मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया था। ठीक है, उन्हें 1 महीने के अंदर ये मूर्ति तैयार करके देनी थी, तो उन्होंने वो काम फटाफट शुरू किया। किस चीज का काम मिला था उन्हें मोतीलाल जी को? मूर्ति बनाने का। किनकी मूर्ति? सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। अब हम थर्ड पैरा पढ़ते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, ये हम जानते हैं। मूर्ति किसकी बनी थी बच्चों? संगमरमर की बनी थी। टोपी की नोक मतलब जो कैप होती है उसकी जो नोक है कि कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कह सकते हैं बेस्ट या सुंदर थी। मतलब जो मूर्ति थी वो बहुत सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम फौजी वर्दी में, जो मूर्ति थी वो किसमें थी? फौजी वर्दी में थी, मासूम लग रहे थे वो उसे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम खून दो, ये उनके क्या थे? प्रसिद्ध डायलॉग थे, जो हम आज भी जानते हैं। सुभाष चंद्र जी का जब नाम आता है तो ये वाली जो लाइन है, तुम खून दो मैं आजादी दिला दो, ये क्या है? बहुत प्रसिद्ध है, वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। मतलब ये एक बहुत अच्छा प्रयास था कि हम अपनी जो हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश की यादों को हम बनाए रखते हैं। अगर कोई मूर्ति हम लगवा दें तो जब छोटे बच्चे या हम में से कोई जाता है, हम उसे देख के जरूर सोचते हैं कि ये मूर्ति किसकी है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो इसलिए सुभाष चंद्र जी की जो मूर्ति थी वो एक अच्छा काम था, वो एक सराहनीय काम था। केवल एक चीज की कसर जो थी, उसमें सिर्फ एक चीज की कमी रह गई थी। जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज बहुत सुंदर है पर उसमें किसी एक चीज की कमी थी, इसी तरह उस मूर्ति में एक चीज की कमी थी जो खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं लगा था। जब भी हम नेताजी को इमेजिन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनकी आंखों पर चश्मा है ना, हाथ में बुक है, ऐसे हम उन्हें इमेजिन करते हैं, पर उस मूर्ति पे चश्मा नहीं था। तो वो क्या थी? एक कमी थी जो बहुत खटकती थी, जो हमें अलग से नजर आ जाती थी। अगर हम में से कोई एक चश्मा लगाता है, ठीक है, अब वो चश्मा लगा रहा है, एक दिन हम उसे बिना चश्मे के देखते हैं तो वो कुछ अलग सा लगता है, अटपटा सा लगता है। तो इसी तरह उनकी मूर्ति भी अलग लग रही थी। यानी चश्मा तो था, वो ये कहते हैं नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। ठीक है, यह सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मूर्ति को क्या किया था? चश्मा तो था नहीं, उसको एक काले रंग का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार, हालदार साहब क्या कौन थे? जो हर 15वें दिन अपने काम के लिए उस कस्बे से गुजरते थे। ठीक है, हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, वहां पर जो चौराहा था, आप इमेजिन करिए वो कस्बा कैसा था। वहां पर एक चौराहे पे पान की दुकान थी, वहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र जी की क्या थी? प्रतिमा थी, मूर्ति थी। और जो हालदार साहब थे वो उस पान की दुकान पर रुकते थे और पान खाते थे। तो उसी तरह वो उस पान की दुकान पर रुके और पान को खाने लगे। उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मतलब एक्साइटमेंट वाली, हम कह सकते हैं खुशी जो हम कहते हैं, वो मुस्कान फैल गई थी। किसके? हालदार साहब के। उन्होंने कहा अरे वाह, उन्होंने कहा वाह भाई, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो मूर्ति है वो तो संगमरमर की है, लेकिन जो चश्मा बना हुआ है वो रियल का बना हुआ है, असली का है। फिर जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ी, जिसमें हमारे हालदार साहब बैठे थे। उनकी जो जीप थी, जो कार थी, जो गाड़ी थी, वो कस्बा छोड़ के आगे बढ़ने लगी। तब ही हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। तब भी वो इसके बारे में सोचते रहे। जब हमें कुछ नई चीज दिखती है तो हम उसके बारे में बहुत सोचने लगते हैं। इसी तरह हालदार साहब भी इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास क्या है? सराहनीय है। मतलब ये बहुत अच्छा प्रयास है, ये क्या है? बहुत जरूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है? उनका प्रयास है जो सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप कद का नहीं है, उस भावना का है, वरन तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा है, महत्व जो है हमारा, वो उस मूर्ति के रंग रूप का नहीं है, वो ये है कि आज भी हम देशभक्ति दिखा रहे हैं लोग, है ना। उस मूर्ति को बना के क्या कर रहे हैं? उन्हें एक इज्जत दे रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं
दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, मतलब उस कस्बे से गुजरे, उसी मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। जब वो दोबारा उस मूर्ति के पास आए पान खाने, तो उन्होंने देखा इस मूर्ति में कुछ अलग है। आज क्या है, कुछ अलग है। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा था, क्योंकि चश्मा क्या था, अलग से लगाया हुआ था, तो चश्मा आज क्या था, दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार वाला फ्रेम का गोल चश्मा था। हालदार साहब कौतुक और बढ़ा, वाह भाई। कौतुक मतलब क्या है बच्चों, एक्साइटमेंट, ठीक है। उन्होंने ये देखा, जब मैंने लास्ट टाइम इस मूर्ति को देखा था तो इस पे क्या था, एक चौकोर चश्मा था, आज क्या है, एक पतली तार वाला गोल चश्मा इस मूर्ति पे लगा हुआ है, इस मूर्ति ने पहना हुआ है। उन्होंने कहा वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली कपड़े चेंज करते हैं, पर चश्मा हम क्या करते हैं, महीनों में चेंज कर लेते हैं। पर उस मूर्ति पे क्या था, मूर्ति तो कपड़े नहीं चेंज कर सकती, तो उन्होंने जो चश्मा था वो बदलते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल रही है, पर चश्मा क्या है, वो चेंज करती जा रही है। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी कि हर कस्बे से गुजरते, मतलब जब भी वो कस्बे से गुजरेंगे उस समय चौराहे पर रुकना उनकी अब आदत बन गई थी। उस मूर्ति को देखना, उस पान को खाना उनकी आदत बन गई थी। पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, मतलब पान खाते हुए उस मूर्ति को ध्यान से देखना उनकी आदत थी। एक बार जब कौतूहल हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, मतलब जो उनको इतनी ज्यादा मतलब ये हुआ कि मैं जानूं इस बारे में, इस मूर्ति के चश्मे कैसे बदल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस पान वाले से सोचा कि मैं इससे पूछ ही लेता हूँ, इसे तो पता होगी कि उसकी दुकान कहाँ है, वहीं चौराहे पर है। तो उन्होंने उस पान वाले से सोचा कि मैं इससे पूछ ही लेता हूँ, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है, मतलब ये चश्मा कोई तो बदलता होगा, कि जो हर रोज चेंज हो रहा है तो इस चश्मे को कोई तो बदलता होगा। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोलते हैं, पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, मतलब ठूसा हुआ था, ये कह रहे हैं कि जो पान वाला था, जो शॉपकीपर था, जो पान बेच रहा था, उसने खुद क्या कर रखा था, पान को अपने मुंह में ले रखा था, ठीक है, ठूसा हुआ था, ये वही मीनिंग है। वह एक काला मोटा खुश मिजाज, मतलब खुश रहने वाला आदमी था, काला मोटा आदमी था जो खुश मिजाज था, जो अपने आप में बहुत खुश रहता था, हंसता रहता था, बोलता रहता था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर, मतलब उन्होंने क्या पूछा था कि ये जो मूर्ति है इसके चश्मे कौन बदलता है, तो उनका ये जो प्रश्न था ये सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि उसके मुंह में पान था, और वो आंखों ही आंखों में हंसा, और उसकी तोंद मतलब जो पेट है उसका वो थिरकी मतलब जो हम मुंह से नहीं हंसते तो हम क्या करते हैं, सिर्फ मतलब पेट हमारा हिल रहा होता है ना, उसे कहते हैं पेट का थिरकना, तोंद का थिरकना। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, उसके जो मुंह में पान था उसने उसे थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसने क्या किया, जब हमारे हालदार साहब जी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि इस मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है, तो उस पान वाले ने अपने जो मुंह में पान था उसे थूका और बोला, उसकी जो हम जब पान खा लेते हैं या कुछ ऐसा खाते हैं इसमें रंग होता है, तो क्या कहता है हमारी जीभ पे रंग लगा रहता है, तो उसी तरह उसकी जीभ पे, पान वाले की जीभ पे लाल कलर था, लाल काली सी बत्ती दिखाकर, मतलब बत्ती मतलब जुबान जो हमारी है, दिखाकर कैप्टन चश्मे, इसने बोला, किसने, पान वाले ने बोला, कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। कौन बदलता है फ्रेम को, चश्मे को, कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। फिर उसके बाद अब जो हालदार साहब है वो तो समझ नहीं पाए भाई किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बोला क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बोला क्या करता है, कुछ समझ नहीं आया। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया, पान वाले ने कहा कि चश्मा डेली वो चेंज कर देता है। फिर हालदार साहब बोलते हैं क्या मतलब, क्या चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी कुछ समझ नहीं पाए थे। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उन्हें जो बात समझ में आई है वो ये है कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, मतलब उसे बिना चश्मे वाली मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती, उसे खटकती है आंखों में, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। असुविधा ये लाइन इसलिए है, वो जैसे हम कोई हमारे सामने रियल इंसान होता है, जब वो चश्मा पहनता है और बिना चश्मे के वो देखने की कोशिश करता है तो उसे असुविधा होती है किसी चीज़ को देखने में, तो इसी तरह उसे ऐसा लगता होगा, क्या हालदार साहब ऐसा सोच रहे हैं कि उस कैप्टन को ऐसा लगता होगा कि इनकी मूर्ति को असुविधा होती है, इसलिए वो उनका चश्मा बदलता है। इसीलिए वे अपनी छोटी सी दुकान में गिने चुने, उसकी छोटी सी दुकान थी, गिने चुने चश्मों के फ्रेम थे, नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार करता है, मतलब
हम क्या करते हैं लोग, जैसे आपने मॉल में देखा होगा, बाहर स्टेचू खड़े कर देते हैं, उन्हें कपड़े पहना देते हैं, तो हम उन्हें देख के अट्रैक्ट होते हैं कि अरे वाह यहाँ पे ऐसे भी कपड़े हैं, तो हम उस साइड जाना प्रेफर करते हैं। तो वो क्या करता था, नेताजी की जो मूर्ति थी वो श्रद्धा भाव से उसके लिए उनको क्या करता था, फ्रेम पहनाता रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी कैप्टन की, तो उन्हें फ्रेम पहनाता था। अब किसी को अगर वो फ्रेम पसंद आता है तो वो जाके दुकान पे बोल देता था जैसी मूर्ति पर लगा है वह तो कैप्टन। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए मतलब सॉरी बोलते हुए लगाकर नेताजी ग्राहक को दे देता था। मतलब वो अगर किसी ग्राहक को वो चश्मा पसंद आ गया जो नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो वो क्या करता था, मूर्ति के पास जाता था और नेताजी से क्षमा मांगता था, सॉरी बोलता था और उस चश्मे को ग्राहक को दे देता था और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम पहना देता था। मतलब ऐसा नहीं है चश्मा उतार देता था, दोबारा नहीं पहनाता था, वो दूसरा फ्रेम उन्हें पहना देता था। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। कौन कह रहे हैं, हालदार साहब कह रहे हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, मतलब अभी भी वो थोड़े कंफ्यूजन में थे। उन्होंने कहा, हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। मतलब ये तो डेली हम लगा रहे हैं तो आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल चश्मा उनका कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, मतलब दूसरा पान उसके मुंह के अंदर था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। दोपहर के टाइम कुछ कम ही लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं, तो क्या थी, भीड़ कम थी। वह फिर अपनी आंखों में हंसा और उसकी तोंद, सिर की तोंद किसे कहते हैं, पेट को कहते हैं, जो थोड़ा लड़का होता है, कत्के की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे क्या था, पान को थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब जो ओरिजिनल चश्मा था उससे हालदार साहब ने पूछा कि इनका जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ है, लेकिन ये मुझे बताओ ना। तो वो बोलता है, उसने अपना पान थूका, उसने बोला कि जो मास्टर जी थे जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया था वो उसे बनाना भूल गए थे। वो हंस के बोला। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, बहुत मतलब हम जैसे मजाक उड़ाते हैं उसके लिए एक मजेदार बात थी कि चलो वो बनाना भूल गया, वो हंस के इस बात को बताता है। लेकिन हालदार साहब के लिए चकित, मतलब उन्हें बहुत चकित हो गए वो इस बात को सुन के, और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मतलब जो हालदार साहब है वो ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई में कोई अध्यापक था। उन्होंने यही सोचा था कि जो इस मूर्ति को बनाने वाला होगा वो शायद कोई कस्बे का अध्यापक होगा। तो वो क्या था, वो सही सोच रहे थे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर देने का वादा किया होगा, 1 महीने में मूर्ति बनाने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर की पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा। ये कह रहे हैं कि हालदार साहब भी सोचने लगे कि मतलब मैं सही सोच रहा था कि इसे किसी कस्बे के टीचर ने बनाया है और उसे किसी कस्बे के ड्राइंग टीचर ने ही बनाया था। वो ही कह रहे हैं कि ये मेरा कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया कि उसे किसने बनाया था, एक कस्बे के अध्यापक ने बनाया था। और उस मूर्ति पे वो जो टाइम था उनके लिए वो बहुत कम था, 1 महीने में उन्हें वो मूर्ति तैयार करके देनी थी। तो वो उस पर चश्मा लगाने की कोशिश शायद उन्होंने की हो, या वो भूल गए हो, या कोशिश की हो और वो असफल रहे हो, मतलब कांच का चश्मा उस मूर्ति पे ना टिक पाया हो। तो वो कहते हैं या बनाते बनाते चश्मा टूट गया हो, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया हो और वह निकल गया हो। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। मतलब उन्हें बहुत ही कंफ्यूजन वाला लग रहा था, लेकिन उन्हें इस जानने की क्या थी, इच्छा थी। ठीक है, इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के कुछ पैसे चुकाकर, मतलब जो पान के पैसे थे वो चुकाकर देकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप में चले। मतलब जिसने मूर्ति बनाई थी उसके लिए वो उनके दिमाग में, एक दिल में इज्जत आई और उन्होंने क्या किया, पैसे देकर वो अपनी जीप की तरफ, अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, अच्छा कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। उन्होंने बोला, उनके दिमाग में तो कंफ्यूजन थी, तो जब हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन होती है हम सोचते हैं कि क्लियर कर लेते हैं। तो वो जैसे ही जीप की तरफ बढ़ रहे थे, कार की तरफ बढ़ रहे थे, वो एकदम पीछे गए पान वाले के पास। उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ, जो कैप्टन है, कैप्टन कौन था, कैप्टन जो उसका चश्मा बदलता था, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, मतलब जो नेताजी की मूर्ति है उनका नेताजी का साथी था। तो क्या है, पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ में मुंह की तरफ वो दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से सुना। ठीक है, उसने क्या किया, वो हाथ में उसके पान था, वो मुंह की तरफ ले जा रहा था, पर उन्हें फिर हालदार साहब की दोबारा उस बात को सुना, उन्हें देखा,
फिर अपनी लाल बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। ठीक है, उन्होंने ये पूछा था ना कि क्या वो साथी था या वो फौज में था, तो उन्होंने बोला वो जो जो मतलब चेंज करने वाला है वो तो लंगड़ा था। तो उन्होंने बोला वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है वो, देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसकी। ठीक है, जो मूर्तिकार था उसके बारे में बोल रहे हैं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा, मतलब जो पान वाले ने जो कहा था, एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मतलब उन्होंने तो इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से, इतनी श्रद्धा भाव से मूर्ति बनाई है और क्या कह रहे हैं पान वाले, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, मतलब शॉक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लड़का आदमी क्या थे, उसने क्या कहा था कि भाई पीछे ही आ रहा है तुम्हारे, जिसने मूर्ति बनाई है, आप उसे देख लीजिए, वो क्या है, वो पागल है। मतलब हम क्या कहते हैं, जो हमें इंसान कुछ अटपटा लगता है हमसे बोलते थे ये पागल है, तो वो कहता है वो आदमी पागल था। तो कहता है कि आपके पीछे ही है वो आदमी, आपके पीछे से आ रहा है, आप उसे देख लीजिए। वो आदमी कैसा दिखता था जिसने मूर्ति बनाई थी, उसका आप सुनिए, उसका कैरेक्टर कैसा था। वो कहते हैं वो बहुत बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी, सिर पर टोपी और आंखों पे काला चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटी सी संकोची और दूसरे हाथ में बांस पर डंगे बहुत से चश्मे लिए अभी भी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे बांस टिका रहा था। तो मतलब वो क्या कर रहा था, एक हाथ में तो उसकी संदूकी थी और एक हाथ में चश्मे के स्टैंड थे काफी सारे एक बांस के डंडे पे। वो क्या कर रहा था, उसने एक साइड रखा उसको। वो क्या, अब हालदार साहब उससे पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, मतलब ये जो आदमी है इसे कैप्टन क्यों कहते हो आप लोग, ठीक है, क्या यही वास्तविक नाम है। लेकिन पानवाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, मतलब अब हम वेट कराएं किसी को तो वो बेचैन होने ही लगता है, वो बेचैन होने लगा। काम भी फिर एक बार काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले, मतलब अब क्या था ना, तो पान वाला बात करने को तैयार था और जीप वाला भी बहुत जल्दी में था, तो क्या करा उन्होंने, उस जीप में बैठे और वो चलने लगे। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, मतलब उसी कस्बे से वो हर रोज गुजरते थे 2 साल तक। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते हुए हर रोज चश्मा बदलता था, जिसे कौन बदलता था, कैप्टन बदलता था, जिससे वो मिलना चाहते थे। कभी गोल चश्मा आता था, कभी चकोर चश्मा आता था, कभी लाल, कभी धूप वाला, कभी बड़े कांच वाला, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता था उस पर, ऐसा नहीं कि चश्मा ना होता हो। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कारण क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ, आप क्या है लास्ट पैराग्राफ ये बोलता है, एक बार ऐसा हुआ मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। मतलब ये पहली बार था कि मूर्ति पे चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी, ज्यादातर दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उन्होंने अगली बार देखा, फिर भी चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी का चश्मा नहीं आया। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह से पान थूका और सर झुकाकर धोती के सिरे से अपनी आंखें पहुंची। जब हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो हम कपड़े से या धोती से अपनी आंखें पहुंच लेते हैं, उसने इसी तरह अपनी धोती से आंखें पोंछी और कहा, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। अब हालदार साहब को भी बहुत शौक हुआ, उन्हें ये लगा कि यार जिससे मैं बात करना चाहता था, जिस इंसान से मैं मिलना चाहता था, वो क्या हुआ, वो मर चुका, अब मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा। अब वो कहते हैं कुछ पल हालदार साहब चुप रहे और फिर पान के पैसे देकर अपनी जीप में बैठ गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का मतलब जो देश है जहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, मतलब जो घर है, जवानी, जिंदगी, सब कुछ क्या करते हैं, देश पे लुटा देते हैं हंसते मुस्कुराते। ठीक है, दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से वो गुजरने लगे। उन्हें तो हर 15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरना होता था। कस्बे में वो घुसने में पहले ही ख्याल उनके, जब वो कस्बे में घुस रहे थे, मतलब कस्बे की तरफ आए, तो उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल था कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मतलब मूर्ति तो होगी और सब वैसा ही होगा, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कैप्टन है वो मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है। क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर चुका, मास्टर ने उस पर चश्मा बनाया नहीं और कैप्टन मर चुका। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं,
उन्होंने सोचा हवलदार साहब ने कि आज मैं वहां रुकूंगा नहीं और पान भी नहीं खाऊंगा दुकान पे। मूर्ति की तरफ देखते ही सीधे निकल जाऊंगा। ड्राइवर से कह दिया कि आज वहां पे शॉप पे क्या करना, कार रोकना मत, सीधे चलना। पर आदत से मजबूर थे, उन्होंने मतलब जब वो उस चौराहे पर पहुंचे, उन्होंने देखा, उन्होंने उस मूर्ति को देख के वो अचंभित रह गए। उन्होंने एकदम से ड्राइवर को बोला रोको। स्पीड में थी, क्या थी, गाड़ी बहुत स्पीड में थी, जीप बहुत स्पीड में थी। उन्होंने जैसे ही उसे ब्रेक मारने के लिए बोला, उसने ब्रेक मारे तो सब वहां एकदम देखने लगे कि इतनी तेज जो गाड़ी जा रही थी वो ऐसे क्यों रुक गई। तो रास्ते चलते लोग उन्हें देखने लगी। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों में मूर्ति की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें मूर्ति में कुछ ऐसा दिखा था जो उन्हें उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन में मतलब जिसे हम सम्मानित अवस्था कहते हैं, जिसे हम अगर सम्मान देना चाहते हैं उसमें हम अटेंशन की अवस्था में खड़े होते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा लगा था। सरकंडे से जो डंडियां होती हैं, वो सरकंडे की एक डंडियां थी जिससे बना हुआ चश्मा उनकी आंखों पर, सुभाष चंद्र जी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर था। वो चश्मा ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे ने बनाया है। हवलदार साहब भावुक हो गए, वो इमोशनल हो गए। इतनी सी बात उनकी आंखें भर आई। उस चश्मे, उस मूर्ति पर, उस प्रतिमा पर चश्मा देखकर उनकी आंखें भर आई कि अब भी कोई है जो इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे जो सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी, उनको सम्मान देना चाहता है। तो कहानी इतनी थी। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इसे पढ़िए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।